हेलो फ्रेंड्स, हम आज से एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम सभी चैप्टर्स को डिटेल में देखते हैं। हमारा आज का पहला चैप्टर है पादपों में पोषण, यानी पौधे पोषण कैसे लेते हैं। ठीक है, तो हमने पिछले जो क्लास 6 के पढ़े थे उसमें था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, ये जो है भोजन के घटक होते हैं। ठीक है, ये हमें बहुत आवश्यक होते हैं, इसलिए इन्हें पोषक कहा जाता है। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। तो उसमें से पौधे जो हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो मानव और अन्य जंतु हैं वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से पौधों पर निर्भर करते हैं या फिर पौधों को खाने वाले जीवों पर निर्भर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है पादपों में पोषण विधि। तो पौधे पोषण कैसे लेते हैं। ठीक है, तो पादप ही ऐसे, यानी पौधे ही ऐसे हैं जो जल और कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, ये जो पोषक पदार्थ होते हैं वो सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव और जैविक प्रक्रमों के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो प्रदान करते हैं। ठीक है, तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने, ठीक है, भोजन ग्रहण करने और उनके उपयोग की विधि को ही पोषण कहा जाता है। पोषण की यह विधि जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं उन्हें स्वपोषण कहते हैं, और ऐसे पादपों को स्वपोषी कहा जाता है। और जंतु और जो अधिकतर जीव हैं वो संश्लेषित भोजन, यानी कि पौधों द्वारा बनाए भोजन को खाते हैं, तो उनको विषमपोषी कहा जाता है। तो इस पौधे जो भोजन बनाते हैं उनमें सबसे पहला इनका जो प्रक्रम है वो है प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो पत्तियां जो होती हैं पौधों के लिए वो खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। ठीक है, जहाँ पे उनको कच्चे माल जो होते हैं, कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो पत्तियों तक, मृदा में जो भी जल, खनिज, लवण होते हैं वो तनों के माध्यम से पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ठीक है, और पत्तियों की सतह पर एक सूक्ष्म रंध्र उपस्थित होता है जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड उसमें प्रवेश करती है। ये रंध्र कोशिकाएं जो होती हैं द्वार कोशिकाएं, यानी कि गार्ड सेल्स बनी होती हैं पत्तियों पर कुछ इस तरह। ठीक है, ये होती हैं दोनों गार्ड सेल्स, और ये जो स्पेस होता है इसको स्टोमेटा यानी रंध्र कहते हैं। इसके द्वारा ही इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। ठीक है, तो जल खनिज जो हैं वो वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं क्या होती हैं, ठीक है, और कैसे ये पूरे पेड़ में पूरी फैली होती हैं और कैसे पूरा ये संवहन करती हैं, इसको हम अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो आगे है कि पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है। ठीक है, ये क्लोरोफिल ही क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को संग्रहित करता है। ठीक है, और इससे क्या करता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य का संश्लेषण करता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है प्रकाश संश्लेषण के अति आवश्यक हैं। ठीक है, तो यह जो है पृथ्वी पर एक अद्वितीय प्रक्रम है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है और पादप में खाद्य के रूप में उसको संचित की जाती है। इसीलिए सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा एक चरम स्रोत है। ठीक है, तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है, तो भोजन नहीं बनेगा, और अगर भोजन नहीं बनेगा तो जीवों को भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जो है असंभव है। तो यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण में पूरी प्रक्रिया हो रही थी उसको एक रिएक्शन से, एक अभिक्रिया से बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिया गया, वो क्लोरोफिल में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन में बदल जाता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के फॉर्म में होते हैं जो बाद में पेड़ों में स्टार्च बनाते हैं। ठीक है, यानी पॉलीसेकेराइड्स। तो इस प्रक्रम में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो जीवों को ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा, तो ऑक्सीजन के बिना जीवन जो होगा वो असंभव होगा। और जो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में संचित होता है। यहाँ पे रंध्र का, यहाँ पे ये पत्ती है, पत्ती की इस साइड में यहाँ पे ये रंध्र होते हैं। ठीक है, यहाँ इसका अनुप्रस्थ काट लेके बताया गया पत्ती की काट में। ये जो है ये द्वार कोशिकाएं, ठीक है, और इस तरह से ये होती है रंध्र। ठीक है, तो पत्ती में जो स्टार्च होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण पूरी हो गई है और स्टार्च बन गया है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे होता है। यहाँ से जल, खनिज जो हैं जड़ों द्वारा पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं, फिर यहाँ से सूर्य के प्रकाश की वजह से यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है।
यहाँ पे आगे बताया गया है कि अगर सूर्य का प्रकाश न दिया जाए तो क्या होगा। अगर किसी पौधे को सूर्य का प्रकाश दिया जाए और किसी को नहीं दिया जाए और उनमें आयोडीन का परीक्षण किया जाए तो उनमें क्या होगा, ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। तो हरी पत्तियों के अतिरिक्त क्या होता है, अन्य वर्णक होते हैं यानी रंग होते हैं जो पत्तियों में, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वहाँ पे जो पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे या अन्य वर्णक जो होते हैं क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर देते हैं यानी उनको ढक लेते हैं, ठीक है। और इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। और जहाँ पे अगर आपने देखा होगा तो जहाँ पानी गिरता रहता है, गीली दीवारें होती, तालाब होते हैं, ठहरे हुए जलाशय होते हैं, तो वहाँ पे कुछ हरे हरे, ठीक है, पादप आ जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें कहा जाता है शैवाल, ठीक है, यानी एल्गी। ये जो होते हैं एल्गी, इनका हरा रंग भी होता है क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। ये भी प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी शैवाल भी स्वपोषी होते हैं। अगला है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ भी और भी उनमें कई सारे खाद्य पदार्थ बनते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है यानी स्टार्च, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन इनमें कुछ प्रोटीन यानी प्रोटीन भी बनते हैं, प्रोटीन लेकिन नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, ठीक है। इनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन होती है। हमें पता है कि वायु में जो नाइट्रोजन जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी कि कितना 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन, और बाकी के 1% में सभी जो मिली जुली गैसें होती हैं सभी पाई जाती हैं। तो मिट्टी में कुछ विशेष तरह के जीवाणु होते हैं जो ये वायुई जो नाइट्रोजन होते हैं उनको यौगिक में परिवर्तित करके मृदा में निर्मुक्त करते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्ट नाइट्रोजन होता है N2, इसको पौधे नहीं डायरेक्ट यूज़ करते। इनको पहले क्या करते हैं, जीवाणु इनको यौगिक में बदलते हैं, फिर इनको पौधे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि किसान अपने खेतों में खाद डालते हैं, ठीक है, इन सब में क्या होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुर मात्रा होती है। इस प्रकार जो अन्य संगठकों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की जो मांग होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। अगला है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे भी हैं जहाँ पे क्लोरोफिल नहीं होता, तो यानी कि वो अपना भोजन नहीं बना सकते, वो मनुष्य की तरह ही दूसरे प्राणियों पर निर्भर होते हैं। तो ऐसे ही कुछ पादप भी हैं, तो ये कहलाते हैं विषमपोषी प्रणाली। कुछ रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना होती है, पेड़ों, तनों, शाखाओं पर लिपटी होती है। वे क्या करते हैं कि इनमें क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं। तो जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है, ठीक है। और ये पादप जो क्योंकि अमरबेल जो होते हैं जैसे पादप परपोषी को, यानी जिस पर ये हैं को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, इसलिए इन्हें परजीवी कहा जाता है, यानी पैरासाइट, ठीक है। अगला है इसी प्रकार से और भी अलग अलग तरह के पोषण दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जंतुओं का भक्षण तो करते हुए सुना होगा, लेकिन कुछ पौधे भी होते हैं जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे कि घटपर्णी, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना जो एक होती है और उसमें पत्ती का जो ये रूपांतरण होता है, इनका जो घड़े के समान संरचना दिखाई देती है। तो पत्ती के जो शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बन जाते हैं और घड़े के अंदर जो होते हैं छोटे छोटे रोम होते हैं, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं कि छोटे जो कीड़े होते हैं वो आते हैं और उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। ये है घट का रूपांतरित ये पत्ती, ठीक है। तो इसमें जब फंस जाते हैं तो इसमें घड़े में उपस्थित जो पाचक रस होता है वो कीटों का पाचन कर देता है, जिससे ये उनका भक्षण कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कीट भक्षी पादप कहते हैं। इसके दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वीनस फ्लाई ट्रैप एंड सनड्यू, ठीक है। अगला है मृतजीवी। कुछ जो होते हैं सड़े गले पदार्थों पर जो अपना जीवन यापन करते हैं उनको कहा जाता है मृतजीवी। तो वर्षा के दिनों में क्या होता है कि वृक्षों की सड़ी गली, टूटी टहनियाँ या तनों के छाल, इन सब पे कुछ आपको गुच्छे के जैसे दिखाई देते हैं, जिसको कहा जाता है कि ये अपना इस पे जीवन यापन करते हैं, उनको कवक कहा जाता है, ठीक है। जैसे अगर ब्रेड होता है, अगर वो गीला हो जाए, नम हो जाए, तो उस पर छोटे छोटे फफूंदी लग जाती है, तो जिसको कहा जाता है कवक, यानी कि फंजाई। इनकी जो पोषण प्रणाली होती है वो अलग तरह की होती है। ये मृत या विघटनकारी यानी सड़ने वाली वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं और
तथा उसे साधारण व विलय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं वो। इस प्रणाली को कहा जाता है मृतजीवी प्रणाली और इस पोषण को कहा जाता है मृतजीवी पोषण। कवक जो होते हैं अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये नम स्थानों पर ज़्यादातर उगते हैं और उन चीज़ों को खराब कर देते हैं। और वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुओं पर कवक के द्वारा ये वस्तुओं को नष्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो कवक जो होते हैं इनके जो बीजाणु होते हैं वो वायु में उपस्थित है। जब भी ये किसी जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं और वो जो नम उष्ण हो तो वे यहाँ अंकुरित हो जाते हैं और नए कवक को जन्म देते हैं। कुछ जीव जो होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, जिसमें अपना आवास और पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं, उनको कहा जाता है सहजीवी संबंध। इसके लिए यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है कि एल्गी यानी कि शैवाल, ठीक है, और फंजाई यानी कि कवक, ये दोनों मिलकर एक सहजीवी संबंध बनाते हैं जिसको लाइकेन कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लाइकेन के पास क्लोरोफिल होता है तो वो अपना फूड बना देता है। ठीक है, तो वो भोजन बना देता है, तो जिससे कवक को भोजन मिल जाता है। और कवक में क्लोरोफिल होता नहीं है तो वो कवक क्या करता है, लाइकेन को शेल्टर यानी कि आवास देता है। ठीक है, वहाँ पे जल और पोषक तत्व को उपलब्ध कराता है। इस तरह से दोनों का सहजीवी संबंध हो गया। अगला है मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो अगर आप पेड़ पौधे किसी खेत में उगते हैं तो उनसे वो सारे पोषक तत्व ले लिए जाते हैं। तो क्या होता है कि खेत में उर्वरक और खाद में ये सब जो होते हैं कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, इन सब की कमी हो जाती है। तो क्या किया जाता है कि मृदा में इनकी मात्रा जो कम हो रही है उसको बनाए रखने के लिए उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक डाले जाते हैं, जिससे कि इनकी जो मात्रा होती है वो हमेशा बनी रहे। तो पादपों में प्रोटीन के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि फसल के काटने के बाद जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, क्योंकि वायु में तो नाइट्रोजन प्रचुर मात्रा में, लेकिन इसका जो उपयोग है ये पौधे सीधे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे जीवाणु होते हैं राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम क्या करते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है। ये चना, मटर, मूंग, सेम इन सब की जड़ों में रहता है और उनमें रहता है। ठीक है, वहाँ से भोजन लेता है और उनको नाइट्रोजन की पूर्ति कराता है। ठीक है, ये अधिकतर जो दाल वाली फसलें होती हैं उनमें होता है। तो यहाँ पे भी एक सहजीवी संबंध है। ठीक है, राइजोबियम जड़ों में उसको आवास मिल जाता है और ये क्या करता है, पौधों को नाइट्रोजन विलय रूप में प्रोवाइड करा देता है। तो दोनों का सहजीवी संबंध हो गया। तो दालों की फसलों के लिए और उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती है। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो अधिकतर पादप हैं वह स्वपोषी हैं और बहुत ही कम पादप हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी, और कुछ जो हैं वो सहजीवी हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा पादपों में पोषण किस तरह होता है। यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द लिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्लोरोफिल, जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में। ठीक है, हरे रंग का वर्णक होता है। विषमपोषी, जो पौधों पर निर्भर करते हैं अपने भोजन के लिए या फिर जो पौधों को खाने वाले जंतुओं हैं उन पर निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ठीक है, परपोषी वो होते हैं जो कि परजीवी होते हैं। ठीक है, यहाँ पर कीटभक्षी पादप। ठीक है, कीटभक्षी पादप वो हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो पौधे। पोषक वो पदार्थ है जिससे शरीर को हमारे पोषण मिलता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सारी चीज़ें। परजीवी जो दूसरों पर आश्रित रहते हैं भोजन के लिए लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। मृतजीवी, जो सड़े गले पदार्थों पर रहते हैं। रंध्र, पौधों में ये पत्तियों में पाया जाता है जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को आसानी से लेते हैं। ये छिद्र की तरह एक भाग होता है। सहजीवी संबंध में ये दो जीवों का आपस में संबंध होता है जिसमें आवास और भोजन को बांटा जाता है, जैसे लाइकेन और राइजोबियम। कवक वो होते हैं जो नम्र स्थानों पर उगते हैं। ठीक है, इनको फफूंदी भी कहा जाता है।
तो हमने आज के चैप्टर में देखा कि सभी जीवों को खाने की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिससे उनकी वृद्धि, रख रखाव और ऊर्जा की पूर्ति होती है। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन खुद स्वयं बनाते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे जो होते हैं ये सरल रासायनिक पदार्थ का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। कार्बोहाइड्रेट जो है एक रासायनिक पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद होता है, यानी स्टार्च या मंड या ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा और सौर ऊर्जा संचयन किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होती है जिसका जीवों द्वारा उपयोग किया जाता है। कवक जो हैं अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें मृतजीवी कहा जाता है। और अमर बेल जो है वो परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इनको विषमपोषी कहा जाता है, ठीक है। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं तक। हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा। इसके आगे हम पढ़ेंगे जीवों में पोषण कैसे होता है, ठीक है। और इसे हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।